कल मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन पढ़ा रहे थे, जिसमें मैनेजमेंट एज प्रोफेशन पढ़ाना था। अभी प्रबंध एक पेशे के रूप में अथवा प्रबंध का पेशाकरण, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन, प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है? यह निश्चित करने के लिए सबसे पहले पेशे का अर्थ और इसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। पेशा का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. इसके आधार पर प्रोफेशन की मुख्य विशेषताएं: पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अवरोधित प्रवेश। और थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन, पेशेवर संघ। फोर्थ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता। और फिफ्थ है सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं। अब इसके उत्तर में यह देखना होगा कि क्या पेशे की सभी विशेषताएं प्रबंध में विद्यमान है। अब इसके लिए पेशे की विभिन्न विशेषताओं और उसके प्रबंध में विज्ञान होने के संबंध में निम्नलिखित विवेचना महत्वपूर्ण है। पहला, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यह प्रोफेशन की पहली विशेषता है। एक पेशेवर व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान का होना चाहिए। प्रबंध के भी अपने प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत एवं नियम है, जिन्हें व्यवहारिकता में लाने के लिए विशेष चातुर्य की जरूरत पड़ती है। तो इसमें प्रबंध में भी यह माना गया कि विशिष्ट ज्ञान है, जिसके आधार पर प्रबंध को पेशा माना जा सकता है। सेकंड नंबर पर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अवरोधित प्रवेश। पेशे के लिए एक शर्त लगाई गई है कि पेशे में प्रवेश के लिए एक शैक्षणिक उपाधि होना आवश्यक है। जैसे कानून में प्रवेश के लिए कानून की उपाधि LLB होना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सक बनने के लिए
MBBS की उपाधि होनी चाहिए, MBBS की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन प्रबंधक बनने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। इस आधार पर प्रबंध को पेशा नहीं माना सकता। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन, पेशेवर संघ। इसके लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। जिसके लिए लिखित मुख्य कार्य होते हैं: टू रेगुलेट एंट्री, प्रवेश को नियंत्रित करना; टू ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, पेशा प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी करना; टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन, पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना। भारत में अन्य पेशों में इस तरह के प्रतिनिधि संघ स्थापित हो चुके हैं, जैसे वकालत के पेशे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चिकित्सा के पेशे के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लेखा शास्त्र के पेशे के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसी तरह के संघों की स्थापना प्रबंध के संबंध में भी भारत तथा विदेशों में हो चुकी है। भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के नाम से प्रबंध संघ की स्थापना की गई है, लेकिन प्रबंधक बनने के लिए AIMA का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि भारत में प्रबंध के संदर्भ में पेशे की यह विशेषता सही साबित नहीं होती तथा इस आधार पर प्रबंध को पेशा स्वीकार नहीं किया सकता। चौथे नंबर पर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। आचार संहिता का अर्थ पेशेवर के व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए नियमों और अधिनियमों से है। पहले स्वीकृत पेशों जैसे कानून, चिकित्सा, लेखाशास्त्र आदि के लिए आचार संहिता निश्चित कर दी गई है, लेकिन प्रबंध के संबंध में इस तरह की कोई समान आचार संहिता निश्चित नहीं की गई है। इस आधार पर भी कहा सकता है कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा नहीं है। अभी तक 4 में से 3 को देखा जाए तो इसको प्रबंध को पेशा नहीं माना सकता। 5वां नंबर पर फिर तो सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य। एक पेशे का मुख्य उद्देश्य पहले सेवा करना होता है। जैसे एक डॉक्टर का उद्देश्य पहले सेवा करना होता है। उसके बाद जो है आजीविका चलाने का साधन मानते हैं। एक डॉक्टर पहले रोगियों के साथ न्याय करने का उद्देश्य रखता है, उसे न्याय करना होता है, यानी कि पहले उसकी सेवा करनी होती है। लेकिन प्रबंध के संबंध में कोई आचार संहिता नहीं है। फिर भी अभी तक जितना पढ़ा गया उसमें प्रबंधकों के सामाजिक उत्तरदायित्व पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जोर दिया गया है। ये भी पढ़ा हम लोगों ने कि प्रबंधक का सामाजिक उत्तरदायित्व है। अगर देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार करने में अधिक संकोच नहीं होना चाहिए। तो 5 में से 2, पहला और 5वां, तो
प्रबंध को पेशे के रूप में माना जा सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में विकास हो रहा है। जैसे जैसे विकास की गति तेज आएगी वैसे प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकृति मिलती रहेगी। लेकिन अभी जो बताए ऊपर 5 विशेषताओं में से 2 विशेषताएं ही केवल मिलती है। इस तरह से अभी पूरा प्रबंध का पेशे के रूप में विकास नहीं हुआ है। कहा जाएगा कि अभी प्रबंध पेशे के रूप में शैशवावस्था में है या प्रारंभिक अवस्था में कह सकते हैं। इनका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है और इसका धीमी गति के विकास का मुख्य कारण अधिकतर औद्योगिक उपक्रमों का संचालन कुछ प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाना है। फिर भी प्रबंधकों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। इस तरह से प्रबंध को पूर्ण रूप से पेशा नहीं माना गया। अगला है उसमें प्रबंध के स्तर एवं कार्य, लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सभी कार्य सभी प्रबंधकीय स्तरों पर की जाते हैं, केवल मात्रा का अंतर है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बट देयर इज ओनली ए डिफरेंस ऑफ डिग्री। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का अध्ययन करने से पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी प्राप्त करना लाभदायक रहेगा। एक संगठन या संस्था में काम करने वाले सभी सदस्यों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला मैनेजरियल मेंबर्स, प्रबंधकीय सदस्य, और दूसरा नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, अप्रबंधकीय सदस्य। अब इस तरह से सदस्यों के विभाजन के आधार पर एक संगठन के 2 मुख्य स्तरों का विभाजन किया जाता है। 2 लेवल, मैनेजरियल लेवल्स आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉन मैनेजरियल लेवल्स, अप्रबंधकीय स्तर। मैनेजरियल मेंबर्स, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO, डिपार्टमेंटल मैनेजर, विभागीय प्रबंधक, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक को सम्मिलित किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये सभी किसी न किसी का प्रबंध करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक के बारे में कहा गया कि प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का प्रबंध करता है। दूसरे नंबर पर नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, अप्रबंधकीय सदस्य। तो अप्रबंधकीय सदस्य में श्रमिक को सम्मिलित किया जाता है। श्रमिक जॉब पर प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और ये सदस्य यानी श्रमिक जहां काम करते हैं उसे प्लेटफार्म एरिया कहते हैं। और
ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे अंतिम कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। अधिकारियों के अधीनस्थ होते हैं, लेकिन नॉन मैनेजर मेंबर्स यानी श्रमिकों के कोई अधीनस्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रबंधक नहीं कहा जा सकता और इसीलिए इनको प्रबंधक में इनकी गिनती नहीं होती है, जिसके कारण अप्रबंधकीय स्तर का निर्माण करते हैं ये। अब नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तरों की संख्या। वैसे प्रबंध के स्तरों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। व्यवसाय की प्रकृति, आकार के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है। ब्रेंच ने प्रबंध के स्तरों को 3 भागों में बांटा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट उच्च स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मध्य स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट निम्न स्तरीय अथवा पर्यवेक्षकीय प्रबंध। अब इसमें चित्र की सहायता से इन तीनों लेवल्स में कौन कौन से पोस्ट है इसको चित्र के माध्यम से दिखा सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, यह टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशन फंक्शनल मैनेजर, जो मैनेजर शब्द लगा हुआ है तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और थर्ड है सुपरवाइजर फोरमैन, इसको निम्न स्तरीय अथवा पर्यवेक्षक स्तरीय अथवा परिचालन प्रबंध, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, नाम के आधार पर ही इसमें सुपरवाइजर फोरमैन को इस लेवल के अंदर रखा जाता है। और इससे नीचे जो प्लेटफार्म एरिया पर काम करने वाले हैं, श्रमिक अथवा अप्रबंधकीय सदस्य, वर्कर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, ये प्लेटफार्म एरिया में आते हैं। प्रबंध के स्तरों का आकार पिरामिड जैसा होता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि जैसे जैसे उच्च स्तर से नीचे की ओर चलते हैं, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ अधिकारियों की एक समिति भी हो सकती है। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सभी प्रबंधकीय अधिकार होते हैं और इसी आधार पर इस स्तर के अधिकारी व्यवसाय के स्वामियों अथवा अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के कार्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य निर्धारित करना।
संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करना, जैसे कंपनी की बिक्री को आगामी वर्ष में रुपया 1000 करोड़ के पार ले जाने का उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है, या वैसे ही एक संख्या 1000 करोड़ वस्तुओं का उत्पादन करने का उद्देश्य बनाया जा सकता है। सेकंड नंबर पर है डिटरमाइनिंग पॉलिसी, नीतियाँ निर्धारित करना। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है। कंपनी की बिक्री नीति, कंपनी की बिक्री नीति सेल्स पॉलिसी हो सकती है, केवल नगद बिक्री होगी, कैश सेल्स ही होगा, ये सेल्स पॉलिसी है। थर्ड, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, क्रियाएं निर्धारित करना। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, रिसर्च। असेंबलिंग रिसोर्सेज, संसाधन जुटाना। संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, जैसे संसाधन में कैपिटल, गुड्स, फिक्स एसेट्स, इन सभी की व्यवस्था करना। फिफ्थ नंबर पर कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना। जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए कंपनी के अंदर जो काम हो रहे हैं उस पर हमेशा निगाह रखना। तो यह काम मिडिल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है और इसकी सूचनाएं भी दी जाती है। 6 नंबर पर है अप्रूविंग बजट्स, बजटों का अनुमोदन करना। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए बजटों को अंतिम रूप दिया जाता है, अर्थात उनका अनुमोदन किया जाता है। ये 6 वर्क जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत किए जाते हैं। मिडिल मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट दोनों के बीच में स्थित होता है। और इसके अंतर्गत डिविजनल अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन और ऑफिशियल मैनेजर, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। मिडिल मैनेजमेंट के फंक्शन, मुख्य कार्य को कल पढ़ाया जाएगा।